हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन आज से हम बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए पॉलिटी का जो 6 to 8 में जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी वाला जो पोर्शन है, उसमें से एक सब्जेक्ट जो पॉलिटी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। और यकीन मानिए, हर एक प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें करीबन 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लाएंगे हम डेली के, कुछ अलग अलग मतलब टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस होंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अ, आज हम कुछ 25 के करीब क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। मतलब जो 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, उसमें क्या प्रावधान था उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या फिर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित जो पूना पैक्ट हुआ था, उसके अंदर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? वो कौन सा अधिनियम था? क्या वो भारत सरकार अधिनियम 1833 था, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1835 था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1947, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में जो सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किसके हाथों में स्थानांतरित कर दी गई थी? ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, चलिए आ, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में यह स्वीकार किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी है लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्रिस्प प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव के तहत ये स्वीकार किया गया था कि भारत के नए संविधान को बनाने में, भारत के नए संविधान को तैयार करने में भारतीयों की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा किस में स्वीकार किया गया था? लिन लिथगो के अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या फिर 1793 में?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा सही आंसर, क्योंकि 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ठीक है, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1885 में, 1875 में, 1876 में, या फिर 1858 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन नंबर ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 1858 की घोषणा के तहत जो साम्राज्ञी विक्टोरिया थी, उन्होंने एक चीज दिए जाने का आश्वासन दिया था, वो थी क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके तहत देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने की बात 1858 की घोषणा के तहत साम्राज्ञी विक्टोरिया ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले बिल जो 1909 में पारित किया गया था, वो किसके लिए, किस उद्देश्य से लाया गया बिल था? वो था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, मतलब कि पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिम लोगों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है पृथक निर्वाचन प्रणाली फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिंटो मार्ले बिल जो सुधार बिल था वो किस वर्ष में पारित किया गया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सन 1909 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? वो अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, मिंटो मार्ले सुधार बिल जो लाया गया था, वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स के लिए लाया गया था। और कब लाया गया था? वो 1909 में लाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्या 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या फिर ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन, या फिर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी, राज्यपालों की वीटो शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन था वो 346 में जो आया था, वो उसमें 3 मंत्रियां थे। वो कौन कौन थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। और इनमें से जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा मंत्री है जो कैबिनेट मिशन 1946 में शामिल नहीं था। चलिए पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
ऑप्शन नंबर बी है एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एमरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, उनके तीन मंत्रियों में वो शामिल नहीं थे। लॉर्ड एमरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना जो अभी हाल फिलहाल में हमने बात की है 1946 के तहत, ठीक है, जिसमें तीन मंत्रियों से गठित किया गया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के को सर क्रिप्स, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो विषय था वो कौन सा नहीं था, कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, प्रांतीय समूहीकरण, क्या प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या फिर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति, या फिर ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सही और सटीक आंसर पाकिस्तान की स्वीकृति इस मिशन योजना का विषय नहीं थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। जब भारत देश कब आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। लेकिन जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, पूरी तरीके से बन करके, जो इसे अधिनियमित और अंगीकृत बोल देते हैं, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर के जो 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे भारत देश का जो भी प्रशासन चला था वो किस तरीके से चला था, वो किस कानून के आधार पर चला था, तो वो था हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। क्या इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत उस पीरियड के दौरान जो भारत का प्रशासन चला था। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। ऑप्शन नंबर ए है डोरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी है मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वेवेल योजना। देखिए, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो मिंटो मार्ले योजना जो 1909 में आई थी, कब आई थी, 1909 में आई थी। वो किसके लिए आई थी, वो थी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। मैंने अभी आपको पढ़ा चुका हूँ कि इसमें बात कही गई थी पृथक निर्वाचक प्रणाली फॉर मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली होगी। मिंटो मार्ले योजना के तहत ये लाई गई थी, ठीक है, 1909 में। और यहीं पर बात करें हम, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई थी, वो जानी गई थी माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिंटो मार्ले किससे जुड़ी हुई थी, मिंटो मार्ले जुड़ी हुई थी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें कुछ मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर देखना है कौन सा सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा मेल नहीं खाता है। मिंटो मार्ले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, वही चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन की बात करता है, जब तक हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, तो इसी के तहत हमारा जो शासन था वो चला था हमारे देश का, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 संविधान सभा का गठन, लेकिन अगर वहीं पर बात करें साइमन कमीशन, वो भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही तरीके से मेल नहीं खाता है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। देखिए, समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। 1930 में, 1934 में, 1945 में, या फिर 1947 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
किस में शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे से गलती हो गई है, ठीक है, मैं आपको अभी एक सेकेंड, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? वो किसने किया था? वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 ने ही किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आगे समझ। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किसके तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन इसी अधिनियम से बनता है कि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हमारे देश का जो शासन था, ठीक है ना, मतलब उससे पहले जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उस टाइम के बाद से, और जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था उस टाइम तक किस अधिनियम के तहत हमारे देश का शासन चला था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत हमारा जो देश का शासन था वो चला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भी किसके द्वारा, किस अधिनियम के तहत किया गया था? वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था। इससे 5 चीज़ें जुड़ गई हैं। एक तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ठीक है, वहीं पर बात करें हम तो एक चीज़ यहाँ ये देख सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली भी भारत सरकार अधिनियम के तहत ही लाई गई थी, और अखिल भारतीय महासंघ भी किसके तहत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वो भी क्या थी? 1935 की ही। क्या? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसी अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन जुड़ गए हैं भारत सरकार अधिनियम के तहत। पहला क्या है? द्वैध शासन प्रणाली। दूसरा है कब तक जो आज़ाद होने से पहले, सॉरी, हमारा संविधान लागू होने से पहले किसके तहत हमारा संविधान का शासन, हमारे देश का शासन चला था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही लाया गया था। ठीक है, और एक चीज़ जुड़ती है यहाँ पर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही लाया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके तहत लाया गया था? जो भारत में सचिव का जो पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? वो था, क्या था? क्या वो मिंटी मार्ले सुधार 1909 था? किससे जुड़ा हुआ है ये? इसको बताइए आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले हम इसको बता देते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर सही से कर देते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मिंटो मार्ले, ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, मिंटो मार्ले सुधार 1909, वो किसके लिए था? वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। ठीक है ना, फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत ही पहली बार विधायिका में कुछ इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव से सॉरी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको उनको मंजूरी दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारत में। ठीक है,
किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत जो स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए संघीय विधानमंडल को, या फिर ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां? गवर्नर जनरल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1813। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ सूचियां दी गई हैं, एक सूची से दूसरी सूची को मिलाने की बात की गई है। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने पहले ही मिलाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त घोषणा किससे जुड़ी हुई है? वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू से जुड़ी हुई है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो का प्रस्ताव था। ठीक है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ठीक है, इसमें यहाँ पर देखेंगे आप भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, भारत सरकार अधिनियम जो ये 1919 है, इसका मैंने अभी हाल फिलहाल में एक नाम बताया है। हाँ, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था वो किस अधिनियम के मतलब किस और नाम से भी जाना जाता है? देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो दूसरा नाम है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे जुड़ा हुआ है? प्रांतों में द्वैध शासन से। ठीक है, तो इसका जो ए होगा वो 3 नंबर से जुड़ जाएगा। ठीक है, ए का जो होगा वो 3 होगा। तो देख लीजिए आप, ए का 3 कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार 1909 का जो बिल था वो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। ठीक है, और उसके बाद बात करें हम ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। मतलब 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के तहत भारत की जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थानांतरित किसके हाथों में कर दी गई थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने कुल 29 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।